हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गुरपाल एंड मेरा ये जो वीडियो लेक्चर है ये होने वाला है ऑन काई स्केल टेस्ट। तो ये काई स्केल टेस्ट जो है ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो मैं जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है इनकी सीरीज़ के जितने भी टेस्ट हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। उनकी जो है मैं वन बाय वन उनके रिगार्डिंग जितनी भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उसकी सीरीज़ में ये नेक्स्ट वाला जो वीडियो लेक्चर है जो काई स्केल टेस्ट पे है, इससे पहले मैं आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेसिक, तो फिर जो सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं उनके रिगार्डिंग जो टेस्ट है उनकी वीडियो, उसके बाद जो लार्ज साइज सैंपल हैं उनकी वीडियो जो है जेड टेस्ट जो था उनके रिगार्डिंग वीडियो दे चुका हूं, और फिर टी टेस्ट के रिगार्डिंग में मैं आपको वीडियो लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कर चुका हूं। तो ये जो वीडियो लेक्चर है ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। अब तक जितने भी टेस्ट हमने स्टडी किए वो पैरामीट्रिक टेस्ट रहे हैं। तो मैं पहले इन दोनों में आपको डिफरेंस बता दूं कि पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं उनमें जो पेरेंट पॉपुलेशन होती है उनके रिगार्डिंग हम एजम्पशंस ले लेते हैं। मैंने आपको जो लार्ज साइज सैंपल का जो टेस्ट करवाया या टी टेस्ट करवाया, इनकी हमने कोई ना कोई पेरेंट पॉपुलेशन की एजम्पशन ली है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इस तरीके से हमने उनकी एजम्पशन ली है। बट अगर कुछ सैंपल्स ऐसे हों जिनके रिगार्डिंग किसी भी तरीके की पेरेंट पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कोई भी एजम्पशन ना बन सके, या फिर उसका सैंपल का जो साइज़ है वो इतना कम हो कि वो जो पेरेंट पॉपुलेशन है उसके बारे में हम चीज़ें ड्रॉ कर ही ना सकें, तो ऐसी सिचुएशन में हम जो टेस्ट अप्लाई करते हैं उसे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट या काई स्क्वायर टेस्ट का नाम दे देते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस अब आपको पता चल ही गई है। कुछ एक सैंपल जहाँ पे पेरेंट पॉपुलेशन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन ना हो और हम उनके बारे में कोई भी अजम्पशन ना ले, वहाँ पे हम एक टेस्ट अप्लाई करते हैं जिसे हम काई स्क्वायर टेस्ट का नाम दे देते हैं। तो जहाँ पे बाकी सारे टेस्ट अप्लाई ना हो पा रहे हों, यानी कि जहाँ यहाँ पे आपको जो है पेरेंट पॉपुलेशन है उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, इन्फॉर्मेशन नहीं है इसीलिए बाकी टेस्ट नहीं अप्लाई हो सकते, तो हम ये टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं फॉर द सेक ऑफ मेकिंग दी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब तक की स्टडी में मैंने आपको बता दिया है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं, हम जो डिफरेंट टेस्ट स्टडी कर रहे हैं उनमें हम देखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू में कितना डिफरेंस है, और उसको हम एक टेबल वैल्यू के साथ चेकआउट करते हैं और फिर फाइंड करते हैं कि डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है। और अगर तो सिग्निफिकेंट है फिर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर वो डिफरेंस जो है इनसिग्निफिकेंट है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मीन हम हमारा जो सैंपल होता है उस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये मैं चीज़ आपको करवाने जा रहा हूँ। Chi-square test is a statistics that measures the significance of difference between observed frequencies and a set of corresponding theoretical और expected frequencies। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपको दो चीज़ों में डिफरेंस करना सिखाता है, और ये आपको बताता है कि जो मैंने आपको बाइनोमियल, नॉर्मल एंड पॉइसन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन की जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं। उसमें मैंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से आप जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ को फाइंड कर सकते हो। और एक होती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ जो हम ये डिस्ट्रीब्यूशन लगा के फाइंड करते हैं, और एक होती है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ जो हमें सैंपल के दौरान हमें जो रिसीव होती हैं उन्हें हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ का नाम दे देते हैं। और दोनों में डिफरेंस को देखा जाता है, और अगर तो डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है तो फिर नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से उन दोनों के बीच जो डिफरेंशिएशन है वो करने का एक टेस्ट है। यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर रखा है ऑफ अ सैंपल ड्रॉन विदाउट एनी अजम्पशन अबाउट इट्स पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी जो पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, पेरेंट पॉपुलेशन है जहाँ से वो सैंपल ड्रॉ किया गया है, उसके रिगार्डिंग हम कोई भी जो है अजम्पशन नहीं लेते। इट इज़ डेजिग्नेटेड बाई ग्रीक लेटर काई, इसे हम काई कहते हैं, काई स्क्वायर। तो ये कार्ल पियर्सन की दी हुई है, वो इंग्लैंड के थे, 1900 में उन्होंने दी है, और आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी रिसर्चेज में। तो जितने भी दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है क्योंकि हम पेरेंट पॉपुलेशन के बारे में कोई भी अजम्पशन नहीं लेते। लाइक साइन टेस्ट, रैंक सम टेस्ट, रैंक कोरिलेशन, वन सैंपल रन टेस्ट, ये सारे के सारे जो हैं वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की एग्जाम्पल्स हैं। तो अब मैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। सबसे पहला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। ये बाकी जो पैरामीट्रिक टेस्ट हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। जो बाकी पैरामीट्रिक टेस्ट हमने कर लिए हैं वो टी टेस्ट, जेड टेस्ट एंड एफ टेस्ट हैं। इसके बाद
ये डिफरेंस देखता है कहाँ पे, मैंने आपको बता दिया है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है हम कहाँ से फाइंड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन से, बाइनॉमियल, नॉर्मल एंड पॉइसन कोई भी अप्लाई करके। उसके बाद इट एवेल्युएट्स द सिग्निफिकेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज वैल्यूज। तो फिर हम जो है इनका आपस में ये टेस्ट लगा के काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं, और इस वैल्यू को जो काई स्क्वायर का टेबल बना हुआ है उस चीज़ से हम कंपेयर करते हैं। तो फिर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कुछ एक कंडीशंस हैं जो काई स्क्वायर को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी हैं। वो कंडीशन हमको पहले समझ लेनी चाहिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम काई स्क्वायर टेस्ट को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूशन की वो ओरिजिनल यूनिट्स में होनी चाहिए, जैसे 5, 6, 8, 10 इस तरीके से होनी चाहिए, वो परसेंटेज या प्रपोर्शन में नहीं होनी चाहिए। और सेकंड, जो फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल है वो कभी भी 50 से कम नहीं होना चाहिए, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कंडीशन है। इसके बाद नेक्स्ट, किसी भी एक सेल की या किसी भी एक आइटम की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 5 से कम आ रही है तो हम एक करेक्शन फैक्टर है उसे अप्लाई करके, जिसे येट्स करेक्शन कह देते हैं, येट एक पर्सन है जिन्होंने अपना करेक्शन टेबल दे रखा है, ये वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे एक आइटम की फ्रीक्वेंसी जो है 5 से कम आ रही हो। वो भी मैं आपको इसी वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि उसे किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो इसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए। उसके बाद जो पेरेंट पॉपुलेशन है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता होनी चाहिए। नो अजम्पशन ऑफ नॉर्मलसी इज देयर अबाउट पेरेंट वैल्यू, और ये वहाँ पे अप्लाई किया जाना चाहिए यहाँ पे जहाँ पे ये जो टेस्ट हैं वो अप्लाई ना हो सके। नो अदर पैरामीटर टेस्ट लाइक टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट इज एप्लीकेबल इन द प्रॉब्लम अंडर स्टडी। तो वहाँ पे काई स्क्वायर अप्लाई किया जाना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि देखो ऑब्जर्व्ड वैल्यू तो आपको पता ही है कि किस तरीके से आप फाइंड करते हो, क्योंकि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू जब हम सैम्पलिंग करते हैं, जब हम पेरेंट पॉपुलेशन से कोई ना कोई जो है सैंपल ड्रॉ करते हैं तो हमें उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो पता लग जाती है। उन फ्रीक्वेंसीज को हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज का नाम दे देते हैं। और इनको समझने के लिए आपको मेरी जो पिछली मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स दे रखे हैं जिसमें मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट इनके बारे में बताया, वो भी अंडरस्टैंड करनी होगी। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू तो ऑब्जर्व्ड का तो हमें पता लग गया कि वो सैम्पलिंग के दौरान ही हमें फाइंड होती हैं, बट एक्सपेक्टेड कैसे फाइंड की जाती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्सपेक्टेड फाइंड करने के दो मेथड बने हुए हैं अंडर काई स्क्वायर टेस्ट। एक को हम कहते हैं लॉजिकल मेथड और एक को हम कहते हैं आर्बिट्रेरी मेथड। तो पहले मैं लॉजिकल मेथड के बारे में बताता हूँ और आपको मैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है वो फाइंड करना सिखाता हूँ बाय लॉजिकल मेथड। इसमें क्या होता है, जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है टी सी मल्टीप्लाइड बाई टी आर डिवाइड बाई एन। तो ई का क्या मतलब, ई वही बात होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन आइटम और अ सेल, उसकी फ्रीक्वेंसी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। टी सी टोटल ऑफ कॉलम, टी आर टोटल ऑफ रो, एन जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, द ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमें दे रखी है, मेल, फीमेल, टाउन ए, टाउन बी, यहाँ पे एक डेटा है और इनका टोटल हम इसका हॉरिजॉन्टली टोटल आए तो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें 50 आता है, फिर 100 आता है और नीचे वाले कॉलम में 60 एंड 90 आता है और ग्रैंड टोटल 150 बनता है। तो हम किस तरीके से जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं, मैं आपको ये वाला फार्मूला जो मैंने लॉजिकल मेथड में समझाया मैं उस चीज़ को आपको समझाता हूँ। देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला था इज इक्वल टू टी सी मल्टीप्लाइड बाई टी आर डिवाइड बाई एन। तो आप टी सी फाइंड कर लो, टी सी टोटल ऑफ, देखिए यहाँ पे टोटल ऑफ कॉलम, पहले कॉलम का टोटल देख लो वो 60 आ रहा है। टी आर पहले कॉलम जो पहली रो है उसका टोटल देख लो वो 50 है। 60 को 50 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो ग्रैंड टोटल कितना है 150। तो आप ऐसा करोगे तो आपका जो फर्स्ट सेल होगा मेल टाउन ए, इसका जो सेल होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू 20। इसी तरीके से मैं सेकंड का फाइंड करता हूँ सेम फार्मूला लगा के।
तो देखिए सेकंड जो कॉलम है उसका टोटल 90 है, तो टोटल ऑफ द कॉलम इज 90 मल्टीप्लाइड बाय टोटल ऑफ रो वो है 50। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करके ग्रैंड टोटल जो है उससे डिवाइड करते हो तो आपकी वैल्यू आ जाती है 30। तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, ये चारों जो सेल हैं इनकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड कर सकते हो और इनको एक टेबल में इस तरीके से लिख सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखा है, जब आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आ जाती हैं तो उनको ऐसे आप लिख सकते हो। देखिए फर्स्ट की 20 आई थी, सेकंड की 30, 20 30 लिख दी मैंने, थर्ड की जो आ रही है वो 40 है, फोर्थ की 60, तो 40 60 लिख दी। तो इनका ग्रैंड टोटल एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड का दोनों का 150 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी 150 है और यहाँ पे भी मैंने 150 लिख रखा है, और जो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी और ये मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको फाइंड करके दिखा दी। तो इस तरीके से आप जो है फर्स्ट मेथड जो लॉजिकल मेथड है उस चीज़ को अप्लाई करके आप जो एक एक सेल है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेरी मेथड। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज़ करते हो। ये आर्बिट्रेरी मेथड है। आर्बिट्रेरी आपको वर्ड का मतलब पता है कि आप मर्जी से जो भी सेल होता है उसकी आप कुछ एक सेल ऐसे होते हैं जिनको आप अपनी मर्जी से उनकी वैल्यू जो है वो कोई भी रख सकते हो। तो इस तरीके से जितने सेल्स की जो आप अपने तरीके से या अपनी मर्जी से आप वैल्यू जितने सेल की भी रख सकते हों उस चीज़ को कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज़ होता है, मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। बाय द टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम वी मीन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच वी कैन फ्रीली एस्टिमेट टू गेट अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड डेटा, जिनके बिहाफ पे मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ कि कुछ एक सेल्स जो हैं उनकी अपनी मर्जी से मैं उनकी वैल्यूज़ लिख सकता हूँ और जो बच जाएंगी जिनको मैं नहीं कर सकता वो मेरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगी। तो जितने सेल्स को मैं अपनी मर्जी से कन्वर्ट कर सकता हूँ या मर्जी से कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ उन सेल्स के टोटल को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसको वी से डेनोट करते हैं, जिसका नाम न्यू भी होता है, एन यू स्टैंड्स फॉर न्यू। तो एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, के नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट्स जिनको हम इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते हैं। इसको ये मैंने थ्योरेटिकली थोड़ा सा लिखा हुआ है और मैंने एक पर्सन की जो है वो डेफिनेशन भी दे रखी है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम मे बी कंसिडर्ड एज द नंबर ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल माइनस नंबर ऑफ के पैरामीटर्स विच मस्ट बी एस्टिमेटेड बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन। जिनको सिंपली आप ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं उनको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। समझने के लिए मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला दे रखा है, v इज इक्वल टू सी। सी मीन्स कॉलम, कितने कॉलम हैं, कॉलम -1 मल्टीप्लाइड बाय आर रो -1। जब इनको मल्टीप्लाई करते तो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है कंटीजेंसी टेबल में। मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। सपोज आपको ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, देखिए सेम वैल्यू जो मैंने वो लास्ट आपको जहाँ लॉजिकल मेथड करवाया था तब मैंने आपको बताया था, तो मैंने ये टेबल जो है एक बना के आपको शो किया था, तो वही टेबल मैंने ले रखा है। अब इसी को मैं आर्बिट्रेरी मेथड के हिसाब से आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज या एक्सपेक्टेड वैल्यूज सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ v, मैंने आपको ये अभी बताया थोड़ा टाइम पहले, तो v इज इक्वल टू सी -1 मल्टीप्लाइड बाय r -1। तो यहाँ पे देखिए रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है 1। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। इसका ये मतलब है कि आप इन 4 सेल्स में से किसी एक सेल की वैल्यू अपनी मर्जी से रख सकते हो, तो वो आर्बिट्रेरी मेथड है। अब देखिए फर्स्ट सेल जो है मेल इन टाउन है, ये 21 है। अगर मैं इस चीज़ की वैल्यू को 15 रख देता हूँ, सपोज 15 रख दी मैंने, तो बाकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगी। वो तो ऑब्वियस है, यहाँ पे मैंने 15 रख दिया 21 की जगह पे। तो टाउन बी की बैलेंसिंग फिगर जब 50 में से मैं टोटल जो है वो 50 है रो का, 50 में से जब मैं 15 माइनस करूंगा मेरा 35 आ जाएगा। तो इस तरीके से बैलेंसिंग फिगर निकाल के आप वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम, वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम बड़ा सिस्टमेटिकली यहाँ पे मैंने शो कर रखा है। देखिए जो कॉलम फर्स्ट कॉलम का जो टोटल 60 है, तो पहले की वैल्यू अगर मैं 15 रख देता हूँ तो 60 में से 15 माइनस किए तो आपका 45 आ जाएगा, तो वो थर्ड की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से इसे आर्बिट्रेरी मेथड कहते हैं जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने बड़ा सिस्टमेटिकली ये चीज़ शो की है। सपोज मैं पहले को 15 रख लेता हूँ, तो फिर क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इसका मतलब 4 सेल्स में से किसी एक सेल की वैल्यू आप जो है वो अपनी मर्जी से रख सकते हो। सपोज मैंने पहले की 15 रख ली,
बाकी मेरी बैलेंसिंग फिगर अपने आप आती जाएंगी। 50 में से 15 माइनस किया 35, फिर 60 में से 15 माइनस किया 45, फिर 90 में से 35 माइनस किया 55। इस तरीके से इनका टोटल जो है 150 वो दोनों टेबल्स में मैच कर जाएगा। ये मैंने दोनों मेथड आपको करवा दिया। अब मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि किस तरीके से आप काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई कर सकते हो, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को, और आप सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाइंड कर सकते हो और अपने सैंपल को वैलिड जो है वो कह सकते हो। सबसे पहले तो आप नल हाइपोथेसिस सेट कर लो। ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो सिखाया हुआ है कि किस तरीके से हम सेट करते हैं। मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के नोट्स एंड लेक्चर्स आपको दे रखे हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले तो नल हाइपोथेसिस सेट करो कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ एंड जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ में कोई भी फ़र्क नहीं है। पहले तो ये नल हाइपोथेसिस सेट कर लो, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस अपने आप सेट हो जाएगा कि इन दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो सेकंड है अरेंज द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज और फ्रीक्वेंसीज इन अ कॉलम एंड डिनोट बाय देम। तो जितने भी आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आई होती हैं, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज आई होती हैं, उनको एक कॉलम में रख दो और उनको ओ लिख दो। यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने ए शो कर रखा है सेपरेटली। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ को फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए। मैंने एक इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको ये चीज़ जो है वो समझाने की कोशिश की हुई है। तो आप जो अरेंज द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ और फ्रीक्वेंसीज इन अ कॉलम एंड डिनोट देम बाय ज़ीरो, इस तरीके से आप जितनी भी वैल्यूज़ हैं, सपोज़ मैंने एक ये इलस्ट्रेशन दे रखी है, जो कॉलम 1 है, जो फर्स्ट सेल है उसका वैल्यू 10 है, फिर 40, फिर 30, फिर 20, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं आपकी। तो इनको आप एक टेबल में रख दो। देखिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू फर्स्ट कॉलम में रख दो 10, 40, 30 एंड 20। इस तरीके से आप अपनी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ जो हैं वो रख दो। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो चीज़ है थर्ड जो स्टेप है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यूज और फ्रीक्वेंसीज। तो इसके बाद आप एक्सपेक्टेड वैल्यू और फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर लो। ये फाइंड करने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको दो जो मेथड हैं वो बता रखे हैं, जो मैंने अभी आपको करवाए। जो मेथड एक आर्बिट्रेरी मेथड था और एक लॉजिकल मेथड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने के लिए। आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। और बाइनोमियल पॉइजन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी से आप एक्सपेक्टेड फाइंड कर सकते हो। बट आप फॉर द सेक ऑफ ईजीनेस और सिंप्लिसिटी आप जो है वो लॉजिकल मेथड या आर्बिट्रेरी मेथड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने और अगर 2x2 का टेबल है तो काई स्क्वायर की वैल्यू सिंपली ऐसे ही आ जाती है। और ब्रेंडेड एंड सेनेडिसार एक पर्सन हुए हैं, तो इन्होंने आपस में मिलके एक काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने का सिंपल फार्मूला एक दे रखा है। तो ये फार्मूला आपको ये सजेस्ट करता है कि अगर जो टेबल है, टेबल 2x2 का हो, मींस दो ही कॉलम हो, दो ही रो हो, तो आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, बस ये फार्मूला अप्लाई कर लो। ये फार्मूला क्या है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू एन बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू इनकी पावर डिवाइड बाई टी वन टी टू टी बी टी सी। और इनको मैंने शो कर रखा है, ये बी वन क्या होता है। बी वन फर्स्ट सेल होता है, बी टू सेकेंड सेल, सी वन थर्ड सेल, सी टू फोर्थ सेल। टी वन जो है वो कॉलम का टोटल, T2 जो है वो सेकंड कॉलम का टोटल, और TB फर्स्ट रो का टोटल, और TC जो है वो सेकंड रो का टोटल होता है। जब इससे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो काई स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू। अगर 2x2 का टेबल है उस पे ये ब्रेंडेड एंड सेनेडिसार ये पर्सन जो हुए हैं, इन्होंने काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने का सिंपल डायरेक्ट फार्मूला दे रखा है, वो ये है। तो इसके बाद नेक्स्ट, सपोज अगर टेबल बड़ा हो या हमने और तरीके से सॉल्व करना हो, तो फिर फोर्थ स्टेप में चलता हूँ। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैसे फाइंड करनी है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बाय लॉजिकल मेथड और आर्बिट्रेरी मेथड। तो अब तक मैंने 3 स्टेप्स आपको बता दिए। पहला नल हाइपोथेसिस, फिर जो है वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज लिख दो, फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज लिख दो, ये चीज़ कर दो। और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आप फाइंड करोगे उनको सेकंड कॉलम में लिख दो, 20, 30, 20, 30। सपोज मैंने ये अपने एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर ली और मैं इनको यहाँ पे लिख देता हूँ। अब फोर्थ स्टेप में बताने जा रहा हूँ, ऑब्टेन द डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्टिव ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। उन दोनों के बीच में डिफरेंस लिख दो और उनको O डिवाइड बाई ई लिख दो। यहाँ पे मैंने शो किया हुआ O माइनस ई, आप जो है उनको फाइंड करो। तो
तो फाइंड करने के बाद उनको स्केयर कर दो। फिफ्थ स्टेप जो है, स्केयर द डिफरेंस बिटवीन ओ एंड ई, इन दोनों का जो डिफरेंस है उस चीज़ को आप स्केयर कर दो। तो इनकी जब आप डिफरेंस को स्केयर करोगे, 10 में से 20 माइनस करो तो आपका -10 आता है, जब आप स्केयर करोगे तो 100 हो जाएगा। 40 में से 30 माइनस करो, 10 आता है, 10 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, स्केयर करोगे, आपका 100 आ जाए। इस तरीके से आप ओ से ई माइनस करके इनकी स्केयर करते जाओ और ये आपका थर्ड कॉलम में आ जाएगा। ये आने के बाद उसके बाद डिवाइड ईच स्केयर्ड डिफरेंस, जितना भी आपका आंसर आएगा स्केयर्ड डिफरेंस का, उसको ई से जो है, ई क्या था, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, उससे डिवाइड करते जाओ और क्वेश्चन जो है उसको नेक्स्ट कॉलम में लिखते जाओ। देखिए ध्यान से, जो ओ माइनस ई की पावर 2 थी, इसको ई से डिवाइड करें। ई क्या था, एक्सपेक्टेड वैल्यू 20 30 20 30, उससे डिवाइड करते जाओ और उसका एक टोटल लगा लो, जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आया 16.66। तो ये था। इसके बाद काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर दो। लास्ट में बस काई स्क्वायर का आपको फार्मूला अप्लाई कर देना। फार्मूला ये होता है उस चीज़ का, सम ऑफ सिग्मा ऑफ, तो जितनी भी वैल्यूज आपने फाइंड की उस चीज़ का आप सिग्मा कर देते हो तो आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। सिंपल सी बात है ये। तो देखिए आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ पे, इनका जब टोटल लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाता है। ये इतना सिंपल सा सिस्टम है जो काई स्क्वायर का सिस्टम है। देखिए तो यहाँ पे आपका 16.66 जो है वो वैल्यू आ जाती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी दो ही कॉलम थे, दो ही रो थे, वो 1 होती है। और P जो है, P लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सपोज आपने 5% रखा हुआ है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में आपको मैंने हाइपोथेसिस का जो वीडियो लेक्चर दिया था उसमें बताया हुआ है। तो आप जो है जो नेक्स्ट इसका स्टेप है वो क्या करोगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ऑब्टेन द क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम द काई स्क्वायर टेबल। तो काई स्क्वायर का आपको टेबल जो दे रखा होता है जो रेफरेंस के लिए, उससे आप काई स्क्वायर की वैल्यू देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम से और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से। तो मैंने यहाँ पे जो लिख रखा है कि जब आप टेबल को देखोगे, काई स्क्वायर टेबल को देखोगे, तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के साथ काई स्क्वायर की वैल्यू देखोगे तो वैल्यू आपकी आती है 3.84। तो ये वैल्यू आपकी आती है। तो इसके बाद 7th स्टेप क्या होगा, नाउ यहाँ पे आ जाता है आपकी वैल्यू। उसके बाद आपको दोनों को कंपेयर करना होता है। नाउ कमेंट अपॉन द नल हाइपोथेसिस थस सेटअप एट द आउटसेट बाय मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन कैलकुलेटेड एंड क्रिटिकल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। दोनों को आपस में कंपैरिजन करना। किन दोनों को, ये जो आपने फाइंड की 16.66 और जो आपकी टेबल से वैल्यू है 3.84। अगर तो जो आपने फाइंड की है 16.66, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज मोर then it hold that the difference between observed and expected value is significant and null hypothesis is rejected। तो अगर तो आपकी जो 16.66 आई, अगर तो वो क्रिटिकल वैल्यू से कम होती, 3.84 से कम होती, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते और हम ये मान लेते कि हमारा जो सैंपल है बिल्कुल वैलिड है, सही है और हम इसे फर्दर रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी वैल्यू जो है काई स्क्वायर की वैल्यू अब 16.66 की जो वैल्यू है वो 3.84 से ज़्यादा है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं और हम ये मान रहे हैं कि हमने जो सैम्पलिंग की है वो उसमें मिस्टेक हो गई और हम अपनी सैम्पलिंग की स्टडी को और इस टेबल को, ये जो टेबल था जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ये टेबल गलत हो गया। तो अब तो हम ये मानेंगे कि ये टेबल गलत है और हमारी सैम्पलिंग में जो है वो डिफरेंस है और हमें सैम्पलिंग दोबारा करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको कमेंट करना होता है। तो यही सारा जो नल हाइपोथेसिस का एक कॉन्सेप्ट है, जैसे आप समझ सकते हो। सबसे पहले काई स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई ये करना होता है। उसके लिए आपने ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करके, दोनों का डिफरेंस फाइंड करके, स्क्वायर फाइंड करके और ई से डिवाइड करके इनका टोटल लगा लेना होता है। वो आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू होती है। फिर आपने काई स्क्वायर का जो टेबल है उस चीज़ में से एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपने काई स्क्वायर टेबल से वैल्यू देख के कंपैरिजन करना होता है और आपने कमेंट कर देना होता है। यहाँ पे मैंने इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है, क्योंकि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज़्यादा है, इसलिए जो हाइपोथेसिस है उसे हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और हम दिस शोज दैट टू एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, दोनों एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट जो है वो नहीं है, दे आर क्लोजली रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अब एक पॉइंट और ज़रूरी है इस चीज़ में सीखना। जैसे मैंने आपको बताया था येट्स टेबल के बारे में, जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था
किसी भी सेल की वैल्यू 5 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 5 से कम हो रही है तो फिर आपका जो है काई स्क्वायर की वैल्यू गलत हो जाएगी और आप सही तरीके से इसे अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसे सही करने के लिए आपको एक येट्स का टेबल दिया है। येट्स एक पर्सन हुए हैं, तो एफ येट्स उनका नाम था। उन्होंने एक टेबल दे रखा है, उन्होंने एक फार्मूला दे रखा है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि 2/2 कंटीजेंसी टेबल होता है, तो उसमें आप येट्स का जो टेबल है उसे अप्लाई करके तो जो है अपनी फ्रीक्वेंसीज को सही कर सकते हो। मींस अगर 5 से कम आ रही है, कुछ एक चीज़ें प्लस करके पूल्ड आइटम्स को प्लस करके आप वहाँ पे उसकी वैल्यू जो है 5 से इंक्रीज कर सकते हो। तो आपकी काई स्क्वायर का टेबल जो है अच्छा सा बन जाएगा और आप सही तरीके से काई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फाइंड कर पाओगे। इफ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन एनी ऑफ द सेल फॉल्स शॉर्ट ऑफ 5, द मेथड ऑफ पुलिंग इज अप्लाइड to all types of table except 2/2 contingency table to maintain the continuity in which the frequencies of 2 or more adjacent cells are grouped together to produce 5 or more। दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में जोड़ दो ताकि 5 से ज़्यादा आ जाए। फॉर दिस ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज ग्रुप्ड टुगेदर एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज रिड्यूस्ड अकॉर्डिंगली। तो फिर आपकी जो ग्रुपिंग होगी वो भी कम हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो भी कम हो जाएगी। बट जो however in case of 2/2 contingency table where the degree of freedom is obtained 1, तो वहाँ पे जो पुलिंग का मेथड होता है वो मीनिंगलेस हो जाता है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलरेडी 1 है। तो 1 को आप 1 से अगर 1 माइनस कर दोगे तो आपका वो टेबल ख़त्म ही हो जाएगा। तो यहाँ पे येट्स एक पर्सन हुए हैं, प्रोफेसर एफ येट्स, ने 1934 में एक फार्मूला दे रखा है कि किस तरीके से आप जो है अगर आपके किसी सेल की 2/2 के टेबल में, 2/2 का टेबल क्या मतलब कि 2 कॉलम एंड 2 रो, उसमें आपका कोई एक सेल जिसकी वैल्यू अगर 5 से कम आ रही है तो उसे 5 से ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए आप जो काई स्क्वायर की वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला देखिए ध्यान से, ओ माइनस ई, ओ वही चीज़ है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये साइन दे रखे हैं, इसका मतलब है ये है कि अगर इनमें कोई डिफरेंस नेगेटिव में आ रहा होता है उस चीज़ को इग्नोर करना, प्लस या माइनस कर दो, हर आइटम में प्लस या माइनस कर दो। अगर तो प्लस वाली आइटम है उसमें से 0.5 जो है वो माइनस कर दो, अगर माइनस वाली आइटम है उसमें 0.5 जो है वो प्लस कर दो, जितना आता है उसका स्क्वायर कर दो, डिवाइड ही कर दो, तो आपकी डायरेक्टली काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और आपका टेबल बिल्कुल अप्रोप्रिएट बन जाएगा। तो अब मैं इसकी जो काई स्क्वायर है उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ में से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। प्रॉपर्टीज सिंपली मीन्स इनके फॉर्मूले क्या क्या हैं। इसका मीन जो होता है उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही इसका मीन कहते हैं। इसका जो मीडियन होता है वो कर्व को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। और इसका जो मॉड होता है, मॉड डिग्री ऑफ फ्रीडम से जब हम 2 माइनस कर देते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस 2 इज इक्वल टू इट्स मॉड। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को जब 2 से मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट फाइंड करते हैं तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आ जाता है। इसका वेरिएंस फाइंड करने के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी फर्स्ट 4 मूवमेंट्स जो होती हैं, पहली मूवमेंट 0, फर्स्ट मूवमेंट जो होती है वो वेरिएंस के इक्वल होती है, थर्ड मूवमेंट 8 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, और फोर्थ मूवमेंट का फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरीके से आप इनके जो फार्मूले हैं उनको याद कर सकते हो। इसके 2 बीटा कोएफिशिएंट्स, मींस बीटा कोएफिशिएंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं, मैंने आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बताया था, टू फाइंड द मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस को फाइंड करने के लिए आप बीटा मेजर रखते हो, बीटा 1 बीटा 2। बीटा 1 का फार्मूला यहाँ पे 8 डिवाइड बाई जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और बीटा 2 है 12 डिवाइड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस 3। और फॉर मेजरमेंट ऑफ कर्टसीज को मेजर करने के लिए आप गामा कोएफिशिएंट फाइंड करते हो, गामा 1 गामा 2। तो 8 डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम का जब आप अंडर रूट फाइंड करते हो तो गामा 1 आ जाता है, और बीटा 2 से 3 माइनस करते हो तो गामा 2 आ जाता है। इस तरीके से आप काई स्क्वायर टेस्ट का जो कर्टसीज का मेजर्स है उसे भी फाइंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट इसके बाद मैंने यहाँ पे ये चीज़ स्पेसिफाई कर रखी है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ही पॉजिटिवली स्क्यूड होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो 0 होती है, लार्जेस्ट इन्फिनिटी होती है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप तभी अप्लाई कर सकते हो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 से ज़्यादा आ रही है तो फिर आप जेड टेस्ट अप्लाई करोगे, आप इसे नहीं अप्लाई करोगे।
तो जिस तरीके से काई की वैल्यू इंक्रीज़ होती रहेगी, जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज़ होगी, काई स्क्वायर की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती रहेगी। तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में मैंने काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में आपको बताया, क्या होता है, कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपका अपना नंबर स्पेसिफाई कर रखा है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए और आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे साथ स्टडी करना, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। लास्ट में एक लिंक दे रखा है जहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चंस जो है वो आप एज अ प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हो। आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच।